हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं FST 21 के सॉल्यूशन के साथ, फुल सिलेबस टेस्ट नीट पैटर्न के सॉल्यूशन के साथ। तो आई होप यू आर स्टडिंग वेल। नहीं तो बेटा प्लीज पढ़ाई करें, मेहनत करें और आगे बढ़े। चलिए आइए आज का काम स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर एक वेव की, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। मेरे से पूछा है एम्पलीट्यूड क्या होगा और वेवलेंथ क्या होगा, है ना। और एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, वो तो पता ही लग रहा है 10 है, बहुत ही सिंपल बात है। और दूसरी बात वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f। बोलेंगे x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f। बहुत शानदार। तो बेटा x का पड़ोसी क्या, 2 पाई इंटू 0.02, 2 पाई इंटू 0.02 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। और यहां से बहुत शानदार तरीके से 2 पाई को काटते हुए और लैम्डा आता हुआ 1/0.02। पॉइंट को हटाएं, 2 जीरो लगाएं, ये आ गया आंसर 50। तो बेटा वेवलेंथ क्या हो गई प्यारे बच्चों? 50। वेवलेंथ क्या हो गई प्यारे बच्चों? यहाँ पे 50 है ना। आई होप ये मैं आपको समझा पाया हूं। अब सपोज करिए बच्चों, है ना, वेलोसिटी पूछ लेते, पूछ ही नहीं है, मान लो पूछ लेते, तो कैसे करते? तो बेटा देखिए, वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है बेटा, जो भी फेज होता है उसको जीरो करते हैं और फिर x/t कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी फेज होता है उसको जीरो करते हैं और x/t कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए करके दिखाते हैं आपको। तो फेज जो है 2 पाई 100t माइनस 0.02x इक्वल टू 0 और फिर x/t बेटा वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं यहां से, है ना। तो 100t इज इक्वल टू 0.02x, x/t क्या आ जाएगा? वेलोसिटी, जो कि क्या हो जाएगी 100/0.02। तो ये क्या बन जाएगी 5000 मीटर पर सेकेंड। खतरनाक। या जो भी 5000 यूनिट्स, मेरे को पता नहीं ना सेंटीमीटर में काम चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहा है, मेरे को पता नहीं है एक्स और टी किस में, बस मैं यूनिट्स कह सकता हूं। मेरे को मीटर पर सेकेंड नहीं मेंशन करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। और इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन इस पे और क्या बन सकता है? क्वेश्चन देखिए ये बन सकता है इस पे कि कह देंगे प्लस y इक्वल टू दिस 10 साइन दिस प्लस 10 साइन 2 पाई 100t प्लस 0.02x, है ना। और पूछ लेंगे अब ये क्या चीज है? तो बेटा ये स्टैंडिंग वेव है। दो ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। कैसे पता? क्योंकि एक ax प्लस बीटी टाइप की है और एक ax माइनस बीटी टाइप की है, at माइनस bx टाइप की है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, ये दो ट्रैवलिंग वेव्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम वेवलेंथ की हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेंगी। तो अब पूछ लेते हैं एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 10 + 10 20। अब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो 20 आएगा, क्योंकि बेटा 10 और 10 मिलके जो एंटी नोड का एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाएगा 20, है ना। और पूछ लेते लूप लेंथ। लूप लेंथ क्या होती है बेटा? लूप लेंथ होती है λ/2। तो उसके लिए तो वही करना पड़ेगा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई इंटू 0.02 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा आ जाता 50। तो लूप लेंथ क्या हो जाएगी 25 यूनिट्स बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन में कहा नहीं है एक्स एंड टी आर इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, पता नहीं है मेरे को। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो यही क्वेश्चन ये बना सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स का, और प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन ये बना सकते हैं सिंपल ट्रैवलिंग वेव का। तो जो भी क्वेश्चन कवर हो सकता था इससे, मैंने आपको वो बताया। फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं, तो टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, वो 100 हो जाते हैं। चलिए ये मिटोया जाए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज का है। कह रहे हैं एक आदमी एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स 0 लग रहे हैं। तो क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या उसकी घड़ी छोटी चल रही है? क्या उसका मीटर स्केल बड़ा हो गया है? क्या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? बेटा अगर वो एक्सेलरेशन देख रहा है, बेटा एक्सेलरेशन के दो कॉज होते हैं। कितने कॉज होते हैं प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन के? एक्सेलरेशन कैन बी बिकॉज ऑफ फोर्स और बिकॉज ऑफ फ्रेम। बेटा या तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ सकता है प्यारे बच्चों, या फ्रेम के कारण आ सकता है। अगर मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है तो मेरे को दिखाई देता है दुनिया एक्सेलरेट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है 100%, क्योंकि बेटा फोर्स के कारण तो एक्सेलरेशन है नहीं। डेफिनेटली यहां पर किसके कारण है? फ्रेम के कारण। डेफिनेटली यहां पर किसके कारण है? फ्रेम के कारण। तो बेटा ये फ्रेम कैसा होगा?
बेटा जब फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली फ्रेम एक्सेलरेटेड है, एंड एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नोन एज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है अगला आपके सामने। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें कह रखा है ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स है, बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन इसमें आपको दे रखा है ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। बेटा ए और सी पे आप देखो फील्ड लाइंस का सेपरेशन लगभग बराबर है, बी पे ज्यादा है, तो इसका मतलब ई बी तो सबसे कम होगा। और ऐसा किस किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, इसमें कह रखा है ई बी सबसे कम कह रखा है आपको केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। और लग भी ऐसा ही रहा है कि ई ए और ई सी, देखो आप ऐसा देखो सिमेट्रिक दिख रहा है, ए और सी पे फील्ड लाइंस का सेपरेशन क्या है, बराबर है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ई ए इक्वल टू ई सी, है ना, एंड ग्रेटर देन ई बी। मतलब ई बी जो है बेटा प्यारे बच्चों वो सबसे छोटा है, वो क्या है, सबसे छोटा है। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन है धरती माता से आर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है ना, सरफेस से आर हाइट पे। धरती माता बेटा प्रणाम कर लेंगे, नमस्ते कर ले बेटा, है ना। तो बेटा धरती माता से आर हाइट पे लेके जाना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GM1m2/r। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस GM1m2/r। नेगेटिव तब होती है जब अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव तब होती है जब रिपल्शन होता है। क्योंकि इंफिनिटी से लाने में वर्क है ना, रिपल्शन है तो आपको धकेल के लेके आना पड़ेगा, स्लोली लेके आना है। और अगर अट्रैक्शन है तो वो अट्रैक्ट कर रही है, आपको बाहर को फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट अंदर को हो रही है इधर, क्योंकि अट्रैक्ट कर रही है दो बॉडीज। जैसे मान लो ये हाथ में दो बॉडीज है, तो ये पास आना चाह रही है, मैं बाहर को फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अंदर को, तो जो मेरा वर्क होगा वो नेगेटिव, और वही पोटेंशियल एनर्जी है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इनफाइनाइट, है ना, टू पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पर निकल के नेगेटिव जब अट्रैक्शन है, और रिपल्शन है तो धकेल के लेके आना पड़ेगा, फोर्स भी इधर को लगाना है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, है ना। ये मान लो दो चीजें हैं जिनमें रिपल्शन है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर धकेलना पड़ेगा फोर्स लगा के, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही होगी। तो वर्क मैं पॉजिटिव करूंगा और वही पोटेंशियल एनर्जी है, तो पॉजिटिव। और अगर अट्रैक्शन हुआ तो वो भागना चाह रही, तो फिर फोर्स बाहर को लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट अंदर को, तो वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और वही पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, नेगेटिव, है ना। अब बेटा न्यूटन चाचा तो कहते कहते मर गए बेटा, कोई भी दो बॉडीज होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी दो बॉडीज होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। पर हमको तो बेटा कोई उनकी बात फॉलो करता हुआ दिखाई देता नहीं है ना। चलिए जस्ट मजाक की बात है, आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस GMEM/r, है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और जब आर हाइट पे पहुंच जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस GMEM/2r, है ना। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई प्यारे बच्चों, दिस माइनस दिस, तो GMEM 1/r। बेटा दिस माइनस दिस करूंगा, दिस माइनस दिस, तो GMEM/r माइनस GMEM/2r। तो ये क्या बन जाएगा, GMEM/2r। किसने कहा सर आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा। और ये क्या बन गया बेटा, स्मॉल जी, mgr/2, 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 which is in option 3, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जिसमें आपको कह रहे हैं कि दो चार्जेस का सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं, दो चार्जेस का सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं, तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा अगर अट्रैक्शन होगा तो दूर करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पर अगर रिपल्शन होगा दूर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं KQ1Q2/r है। बेटा क्या ये जरूरी है कि ये पॉजिटिव ही हो क्वांटिटी, नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, है ना। अब सोचो अगर R बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो कम होगा, पर अगर सोचो -10 से अगर -1 हो तो ये बढ़ गया, मतलब अगर नेगेटिव होगी तो बढ़ जाएगी, है ना। अट्रैक्शन वाली चीजें जितना दूर हो, अगर अर्थ से आप एक पार्टिकल को जितना दूर कर दो मास को, वो आके टकराएगा तो ज्यादा एनर्जी, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऊपर। पर रिपल्शन वाली चीजें जितना पास हो उतनी बेटा रिपल्शन ज्यादा है, उतनी एनर्जी बेसिकली सिस्टम के पास ज्यादा है ना। तो बेटा रिपल्शन वाली चीजें दूर है तो एनर्जी कम है, अट्रैक्शन वाली चीजें दूर है तो एनर्जी ज्यादा है, वो अट्रैक्ट करके तेज पास में आ सकती है ना।
तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा बढ़ भी सकती है अगर आप दूर करो, और अगर सोचो पहले 10 था मैग्नीट्यूड, बढ़ने पे आर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, मान लो 1 हो गया, अब घट ही रहा है, दिख रहा है घट रहा है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा क्या आंसर आएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को दूर कर रहे हैं देन पोटेंशियल एनर्जी मे इंक्रीज और डिक्रीज। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर कह रखा है एक प्लेट है ना, प्लास्टिक की प्लेट है जिसपे टोटल चार्ज Q है। हमने क्या किया बच्चों, उसके बदले कह रहे कॉपर प्लेट रख दी और वही सेम डायमेंशन की और वही चार्ज दे दिया। तो बेटा अगर वही चार्ज दे दिया तो इसका मतलब है वही फील्ड आएगी। पहले जो फील्ड आ रही थी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है वो 10 वोल्ट पर मीटर आ रही थी, तो अब कितनी आएगी, अभी भी 10 वोल्ट पर मीटर। ऐसा क्यों, देखो बेटा प्लास्टिक प्लेट है, इस पे तो पूरी वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है हालांकि, है ना, टोटल चार्ज Q है। अब अगर मेटल प्लेट है तो Q/2 एक साइड चार्ज आ जाएगा, Q/2 दूसरी साइड चार्ज आ जाएगा। पर बेटा अगर मैं टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया देखूंगा वो तो Q/A ही रहेगा ना, Q/2 है इस साइड, Q/2 है इस साइड, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा यहाँ पर जो फील्ड आने वाली है वो कितनी आएगी, है ना। इसके कारण अगर आपको एक शीट ये हो गई और एक शीट ये हो गई तो Q/2A सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू 2, क्योंकि ऐसी दो शीट्स हो गई। और इसके लिए क्या बोलोगे, Q/A ये हो गया सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखो आपको सेम मिलेगा, सिग्मा वही सेम मिल जाएगा आंसर। आप समझो वही चार्ज है वही एरिया पे, बेटा आप 3 एरिया पे बांट दो वही चार्ज, है ना। यहां पर बेटा कंडक्टर होगा तो 2 सरफेसेस आ जाएंगी, है ना। और बेटा आप कह लो कि एक नॉन कंडक्टर है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है टोटल, और कंडक्टर तो सिग्मा/2 हो गई, पर टोटल मिला के तो सिग्मा ही है ना, है ना। 1 एरिया पे टोटल चार्ज तो सिग्मा ही है। आप सोचो अगर कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और अगर कंडक्टर है तो बेटा 2 सरफेसेस हो गए, सरफेस पे चार्ज रहेगा सिग्मा/2। तो सिग्मा के कारण जितनी आनी है टोटल फील्ड, सिग्मा/2 के कारण कुछ आधी आएगी, ये वाले सिग्मा/2 के कारण भी आधी आएगी, और टोटल क्या हो जाएगी बेटा, वही सेम E हो जाएगी। मैं बस बेटा आपको सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं, लेकिन बच्चों को मन में कंफ्यूजन होता है कि नॉन कंडक्टर की सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होती है और कंडक्टर की सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये जो कंफ्यूजन होता है इसी पे ही ये क्वेश्चन बना है। ये कंफ्यूजन क्यों होता है ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। कंफ्यूजन बेटा ये इसलिए होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है नॉन कंडक्टर पे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, फील्ड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंडक्टर पे बेटा जब कह रहे सिग्मा चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इस पे भी, सिग्मा इस पे भी। कंडक्टर पे जब चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इस साइड भी इस साइड भी। तो बेटा एक्चुअली सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस के कारण है और 2 सरफेस के कारण सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं। अगर कंडक्टर पे भी अगर एक सरफेस पे जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसको देखोगे तो आपको फील्ड क्या मिलेगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज वही एरिया का वही डायमेंशन की प्लास्टिक प्लेट हो या कॉपर प्लेट हो, टोटल फील्ड नियर इट विल बी सेम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ब्लॉक्स है, 2 kg 2 kg 2 kg। इस धागे में टेंशन पूछी है, ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, सपोज m1 m2 होते तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, याद दिलाता हूं। T सारे धागे मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है, दैट इज पूरे धागे में टेंशन थ्रू आउट सेम होगी। m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g। क्या ये बात याद आ गई, ये m1g सपोर्ट करने वाला फोर्स है और ये m2g रोकने वाला है, और ये T अपोज करने वाला है, ये T सपोर्ट करने वाला है। m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2g। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, 4g माइनस 2g, दैट इज g 10 ले लेंगे क्योंकि बेटा ऑप्शंस दूर दूर के हैं तो g को 10 लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। 4g 40 माइनस 2g 20, दैट इज टोटल फोर्स क्या हो गया, 20 इज इक्वल टू 6a, a आ गया 10/3। अब ये नीचे जा रहा है तो टेंशन जो होगी बेटा वो 20 से कम होगी, है ना। 20 से बड़ा एक ही ऑप्शन तो कोई फायदा नहीं, वो झंड हो गई, ठीक है। तो 20 माइनस टी, टी निकालना है तो 20 माइनस टी, ये हो गया टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे बराबर 2a 20/3। यहां से t निकाल लेंगे तो आ जाएगा 40/3, दैट इज 13.33333 रात तक 3।
आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला 4g माइनस 2g, दैट इज 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 6a। बेटा m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन, 4g माइनस 2g इज इक्वल टू 6a। a आ गया 10/3, और अगर a 10/3 तो 20 माइनस t बराबर 2a। a है 10/3, पुट कर दिया है ना, तो यहां से हमारे पास t आ गया कितना, 13.33। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कैपेसिटर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां कहा गया है कि कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से, तो बेटा इस पे प्लस CV आ जाएगा, इस पे माइनस CV। और कह रहे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया कैपेसिटर को एनक्लोज करते हुए, तो इससे फ्लक्स क्या होगा। बेटा जब ये चार्ज हो गया, जितना एक पे प्लस आएगा उतना माइनस, तो टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा इस गॉसियन सरफेस से, जीरो। Flux through the Gaussian surface will be zero because total charge enclosed is zero. Because total charge enclosed is zero. अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फिर से आपके सामने। कुछ लोग इसको कैपेसिटर्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं। रीजन ये होता है कि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का क्वेश्चन है, और एनर्जी डेंसिटी कुछ लोग कैपेसिटर में सिखाते हैं और कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं कि चार्ज है r डिस्टेंस पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/r की पावर n पे डिपेंडेंट है, n क्या होगा। बेटा एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होती है प्यारे बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ई क्या होता है, ई होता है बेटा ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है KQ/r²। तो बेटा ई स्क्वायर करूंगा तो 1/r की पावर 4 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/r की पावर 4। बेटा एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बोलेंगे साथ साथ में, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी यही होता है कंडक्टर पे, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ना, और ई जो है बेटा KQ/r², तो क्या बन जाएगा 1/r की पावर 4। तो n क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, मतलब n हो जाएगा 4, 1/r की पावर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे ध्यान से। बेटा 20 मीटर पे तो 30 kg रीडिंग आ रही है, 50 मीटर पे जब चला गया तो रीडिंग कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, रीडिंग आ रही है फिर 36 kg। लिफ्ट नीचे आ रही है, 32 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसकी जो रीडिंग आ रही है वो 30 kg आ रही है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा बेटा तब हो सकता है mg तो नहीं चाहिए, m से कम रीडिंग चाहिए, तो सूडो फोर्स ऊपर को आना चाहिए। सूडो फोर्स ऊपर को कब आएगा, जब एक्सेलरेशन नीचे। तो इस केस में एक्सेलरेशन नीचे होगा तभी ma ऊपर आएगा, तभी रीडिंग कम होगी। समझ में आ गई नहीं, mg अगर रुका होता तो mg होती रीडिंग, अब mg से कम चाहिए तो सूडो फोर्स ऊपर चाहिए, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता सूडो फोर्स, तो एक्सेलरेशन लिफ्ट का किधर को चाहिए होगा, नीचे, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और एक्सेलरेशन नीचे को, तो इसका मतलब इस कंडीशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों नीचे, तो लिफ्ट इज स्पीडिंग अप, स्पीड इज इंक्रीजिंग। आइए अब दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, रीडिंग ज्यादा आ रही है तो ma ऊपर को चाहिए सूडो फोर्स, है ना, सॉरी ma अब नीचे को चाहिए mg के साथ, तभी रीडिंग बढ़ेगी। तो ma बेटा नीचे को कब आएगा, जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का ऊपर को होगा, तभी ma नीचे आएगा, तभी दो फोर्स इकट्ठे हो गए और रीडिंग बढ़ गई। समझ में आ गई बात। अब रीडिंग बढ़ गई बेटा 50 पे, है ना, एक्सेलरेशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो पूछा 20 मीटर और 50 मीटर पे क्या होगा, स्पीड विल बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 10th, और आंसर क्या होगा इसका, ध्यान से देख लेते हैं। 10th का आंसर आएगा इंक्रीजिंग एट 20 एंड डिक्रीजिंग एट 50 मीटर, करेक्ट। अगला है रेटेड स्पीड का क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेटेड स्पीड पूछिए, थीटा 30 डिग्री है, बैंकिंग एंगल। मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, ये बैंकिंग एंगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गाड़ी है, कोई फ्रिक्शन नहीं, रेटेड स्पीड का मतलब नॉर्मल से ही सेंट्रिपिटल आएगा, तो नॉर्मल इधर को आ रहा है ना, और mg नीचे को आ रहा है, और ये ऐसे घूम रही है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में, 50 मीटर। तो बेटा ये नॉर्मल है, ये mg है, और m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही, तो सेंटर की तरफ को फोर्स हो जाएगा mv² हो रहा। अब ये 30 तो ये भी 30, ये थीटा कह लो इसको, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा ये थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा mv² r अपॉन mg।
दैट इज tan थीटा v स्क्वायर ओवर r जी। ये बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। बेटा बड़ी सिंपल बात है, n इधर को है, mg इधर को है, और ये हो गया टोटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर ओवर r, विच इज mv स्क्वायर ओवर r। tan थीटा क्या आ गया v स्क्वायर ओवर r जी। tan थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों v स्क्वायर ओवर r जी। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन तो अच्छा एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो tan थीटा v स्क्वायर ओवर r जी यूज करना है। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा हूं देखिए ध्यान से। अच्छा करने का एक और तरीका क्या हो सकता था, इसी चीज को डिराइव करने के लिए तरीका एक और भी पॉसिबल है ना, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये नॉर्मल आया, नॉर्मल के दो कंपोनेंट थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, तो n cos थीटा ऊपर को है, n sin थीटा सेंटर की तरफ को है, ऐसे घूमना है ना। mg नीचे को है, वो तो बेटा सुबह से लेके शाम तक नीचे को ही होता है ना। n cos थीटा mg कट जाएंगे, सेंटर की तरफ को एक ही फोर्स है n sin थीटा, वो क्या होगा mv स्क्वायर ओवर r। सॉरी बेटा गाड़ी अब y एक्सिस में तो जा नहीं रही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, तो ऊपर को जो फोर्स होगा वही नीचे को होगा। n cos थीटा क्या आ जाएगा mg, डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r, जैसा आपको ठीक लगे। अब r आपको गिवन है 50 है, थीटा 30 है, v निकालना है। बहुत ही सिंपल, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं लेंस की पावर है 10 डायोप्टर एयर में, तो वाटर में क्या होगी, दैट इज 4/3 वाले मीडियम में पावर क्या होगी। बेटा 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, 1/f ही पावर होती है, लेकिन फोकल लेंथ किस में लेनी होती है, मीटर्स में। तो 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो यहां पर बेटा 1/f को डायरेक्टली पावर कहते हैं p, दैट इज जो पहले थी 10 डायोप्टर, ठीक है। 10 इज इक्वल्स टू, बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दे रखा है 3/2, तो पहले तो एयर में था तो 3/2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और बाद में क्या हो गई पावर p डैश, तो 3/2 अपॉन 4/3, ये क्या बन जाएगा 9/8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से बताएंगे फटाक से। ये क्या बन जाएगा, p डैश अपॉन 10 कर लेंगे, डिवाइड करते हैं, p डैश बाय 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या 1/8 और ये क्या 1/2, तो 1/8 अपॉन 1/2 क्या जाएगा 1/4, है ना। तो यहां से बेटा पावर क्या निकल के आ जा रही है 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर। ओ आई एम सॉरी, इसमें पूछा बेटा पावर नहीं है, चेंज इन पावर पूछा है। तो बेटा 10 से क्या हो गई 2.5 हो गई, तो चेंज क्या आया 7.5, चेंज क्या आया 7. प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। कह रहे आर ए लेस देन आर बी है, तो रेजिस्टिविटी में रेशियो बताओ, रेजिस्टिविटी में रिलेशन बताओ क्या हो सकता है। ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी बी की। प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस जो है वो केवल रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, रेजिस्टेंस केवल रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब ये कह रखा है आर ए लेस देन आर बी, रो बी एल बी बाय एरिया ऑफ बी, है ना। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, हो सकता है ए की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो तब भी रेजिस्टेंस बी का ज्यादा, जैसे ए की रेजिस्टिविटी 2 रो और बी की रो हो, है ना। अब ये जो लेंथ है इसकी 10L हो और एरिया दोनों के बराबर है, मान लो दोनों के एरिया बराबर है, और इसकी लेंथ L हो और एरिया क्या हो गई, तो बेटा अब रेजिस्टिविटी तो इसकी ज्यादा है पर रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, क्योंकि लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है आंसर, है ना। तो बेटा क्या मैं रेजिस्टिविटी इसके बारे में मतलब कुछ कह सकता हूं, नहीं हो सकता रेजिस्टिविटी बराबर हो, है ना। तो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट वाला ऑप्शन सही रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। अगले वाले में पूछ रखा है फेज डिफरेंस क्या होगा, दो पार्टिकल है एसएचएम कर रहे हैं सेम मीन पोजीशन के अबाउट सेम लाइन के अलोंग, सेम मीन पोजीशन के अबाउट सेम लाइन के अलोंग, और पूछा है कह रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं a/2 पे, है ना, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, है ना। तो आइए सर्कल डायग्राम बना लेते हैं, रेफरेंस सर्कल ये आगे हमारे पास, a/2 पे क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, ये है ना, शेडो a/2 पे, दोनों की शेडो होती है जो एसएचएम करती है। अब उसके लिए बेटा ये क्या होगा, ये अगर a है तो a cos 60 ही तो आएगा, a cos π/3 ही तो a/2 बनेगा, ध्यान से सोचिए,
a cos π/3, a cos 60 हाफ होता है, तो बेटा ये भी 60, ये भी 60 है, ये भी π/3 और ये भी π/3, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा दोनों के बीच में 2π/3, है ना। अभी मैंने बेटा बनाई है जल्दी रिवीजन वीडियो एसएचएम की, वो आप देखिए, है ना। इनफैक्ट पूरा का पूरा लेक्चर डाल रखा है, आप ध्यान से देखिए बेटा। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, अगर वो क्रॉस कर रहे हैं a/2 पे, तो बेटा a cos 60 ही तो a/2 होगा। ये जो पहला पार्टिकल है जो नीचे को आ रहा होगा, जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो a cos 60 तभी a/2, और दूसरा a cos 60 a/2, 120 बन गया। 60 होता π/3, दैट इज 2π/3 हो गया बेटा फेज डिफरेंस, है ना। ऐसी चीजें मैं आपको कई सारी करा चुका हूं क्लास में, है ना। आइए इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है, 4 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, ऐसे बैटरी से कनेक्टेड दिखा रखा है, 2 वोल्ट की बैटरी है, पर स्विच ओपन है। पूछा है राइट साइड ऑफ राइट प्लेट के चार्ज क्या आएगा, है ना। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन राइट साइड ऑफ राइट प्लेट। बेटा सिंपल मेटल प्लेट का क्वेश्चन है, जो कि मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा चुका था पहले। आइए फिर से देख लेते हैं, है ना। मैंने अभी रिवीजन वीडियो भी डाली थी, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था उसमें भी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आइए देखिए, अब बेटा यहां पर जो फील्ड होगी वो तो इधर को होगी, है ना, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, तो फील्ड अगर ऐसी होगी, फील्ड लाइंस, है ना, ज्यादा चार्ज से कम की तरफ, तो बेटा इसके लिए E डॉट ds का समेशन क्या होता है 0। तो इसका मतलब एक पे अगर प्लस क्यू आएगा तो दूसरे पे माइनस क्यू, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मान लो ये Q1 मान लो, इसको Q1 जनरल बता दे रहा हूं, ये Q2, ठीक है। तो यहां आ जाएगा Q1 माइनस Q, और यहां क्या आ जाएगा Q2 प्लस Q। अब देखो बेटा, किसी भी मेटल में बेटा फील्ड क्या होगी, अंदर 0 होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। ये Q वाला के कारण जितनी उधर फील्ड आएगी, माइनस Q के कारण उतनी इधर आएगी, कट गई है तो आपस में। तो इसका मतलब Q2 प्लस Q और Q1 माइनस Q की भी बेटा तभी तो कट पाएगी जब ये चार्ज बराबर हो। दैट इज चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट प्लेट। और बेटा वही टोटल चार्ज होता है, वही टोटल चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि बेटा अंदर वाले चार्ज का सम 0 होता है और बाहर वालों पे क्या होगा बेटा, बराबर होगा, तभी तो बेटा फील्ड लाइंस, फील्ड जो होगी बेटा बराबर बराबर आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तभी तो कट पाएगी। इसका मतलब बेटा ज्ञान क्या मिला, जो भी टोटल चार्ज होता है वो इस साइड और इस साइड मिला के होता है, तो वो क्या हो गया 6/2, दैट इज 3, दैट इज 3 माइक्रोकूलम। और अंदर क्या आएगा बेटा, 4 में से 3 क्या बचा, क्या 1 माइक्रोकूलम, और ये बेटा टोटल 2 होना चाहिए, तो ये -1 माइक्रोकूलम। अब Q/C बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, और यही हायर पोटेंशियल पे, यही हायर पोटेंशियल पे अंदर वाले चार्ज के कारण ही बेटा फील्ड होती है प्लेट्स के बीच में, क्योंकि दोनों के कारण ये तो इक्वल है, अपोजिट होगी, पर ये 1 वाले के कारण इधर होगी और -1 वाले के कारण भी इधर। तो जो बेटा जो फील्ड आती है प्लेट्स के बीच में, वो इन दोनों के कारण आती है, अंदर वाले चार्ज के कारण, और उसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C 2 वोल्ट, Q/C 2 वोल्ट। आपसे ये भी कह सकते थे, जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, है ना, जो कि फालतू है इस क्वेश्चन में, तो कह देते कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इनिशियल टू फाइनल, तो बेटा वो सेम रहेगा 1:1। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टोर्ड, वो भी क्या होगी प्यारे बच्चों, सेम, क्योंकि बेटा Q/C की जो वैल्यू बन रही वैसी 2 बन रही, 1/2 क्या बन जाएगा 2 वोल्ट। तो पहले से ही 2 वोल्ट है, तो इसको लगाने से बैटरी को, 2 वोल्ट की बैटरी को लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 वोल्ट की बैटरी को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए और अच्छे से नोट कर लीजिए। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बेटा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 1। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बेटा रेजिस्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है, या 1 कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, रो इज 1/सिग्मा। तो बेटा रो इंटू सिग्मा क्या निकल के आएगा 1। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरे को क्या बोलना चाहिए फिर, डिपेंड्स अपॉन नन ऑफ दीज। क्या आ जाएगा बेटा आंसर, नन ऑफ दीज। रेजिस्टिविटी इंटू कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बेटा कोई भी ऐसी कोई चीज है नहीं जिसपे डिपेंड करता हो रेजिस्टिव, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे या मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 कंडक्टिविटी, तो बेटा उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है, कह रहे हैं न्यू पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K0 आ रही है, 2 न्यू पे 3 K0 आ रही है, तो 3 न्यू पे क्या आएगी बेटा, H न्यू एनर्जी बढ़ी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 K0 से बढ़ी।
आप देखिए यहां से भी तो 2 न्यू से 3 न्यू हो रही है, एच न्यू और बड़ी, तो 2 के नॉट से और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगी 5 के नॉट। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, बेटा न्यू पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के नॉट है, 2 न्यू पे 3 के नॉट है, 3 न्यू पे क्या होगी बेटा एच न्यू बढ़ी। बेटा कटौती तो 5 की वो नहीं है ना, एच न्यू माइनस 5 होता है के मैक्स। तो अगर ये 2 न्यू होगा तो बेसिकली हो क्या जाएगा 2 एच न्यू माइनस 5, दैट इज एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस 5। ये तो पहले थी ना के नॉट, अब जो भी के मैक्स डैश आ जाएगी तो एच न्यू से बढ़ गई ना प्यारे बच्चों, और कह रहे हैं जो बड़ी है वो 2 के नॉट से बढ़ी, तो एक और बार एच न्यू बढ़ेगी तो फिर से 2 के नॉट से बढ़ेगी, क्या हो जाएगी 5 के नॉट। और ऐसा भी क्वेश्चन आप देखिए आ चुका है बेटा, अगर अभी भी हम अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं बेटा पिछले पेपर्स के सॉल्यूशन तो देखिए कम से कम। बेटा नीट में भी रिपीटेशन है, एफएसटीज में भी रिपीटेशन है, आप ध्यान से तैयार करिए, पक्का आप कर पाएंगे। लेकिन बस मैं आपको कह रहा हूं हताश होकर मत बैठिए, आप तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, है ना, और साथ में लगे रहेंगे बेटा, पक्का कामयाब होंगे हम लोग, है ना। आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पहले रब कर देते हैं इसको। कह रहे हैं बेटा टी कोल्ड और टी हॉट 1 माइनस T2 बाई T1 होती है एफिशिएंसी कार्नोट में। कह रहे हैं एक बार T1 T2 ये है, एक बार T1 T2 ये है, ईटा 2 बाई ईटा 1 बताओ। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊं तो पहले आ चुका है। तो 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस बेटा पहले ऊपर आता कोल्ड वाला 1 माइनस टी कोल्ड बाई टी हॉट, तो 1 माइनस 73 बाई 273 अपॉन बेटा एक्चुअली वहां पर तो दिया था माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। और यहां पे 1 माइनस T2 बाई T1 क्या है 1 माइनस 273 बाई 473, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऊपर 200, यहां पर भी 200, तो क्या बन जाएगा 473 अपॉन 273। बेटा बस इतना ही देख के काम चल जाएगा कि 1 से बड़ा आएगा आंसर, और 1 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन में है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। और 1 से बड़ा ऑप्शन बेटा रेशियो पूछा था ईटा 2 बाई ईटा 1, 1 से बड़ा आना चाहिए, है ना, मतलब कह रहे समथिंग इज टू 1 और समथिंग जो है वो 1 से बड़ा बेटा एक ही ऑप्शन में है। जो रेशियो जब 1 से बड़ा आ रहा है वो तो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज 19th का बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 19th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये एफएसटी 13 का क्वेश्चन नंबर 42 था। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में इस धागे में टेंशन पूछिए, यहां से फोर्स से खींच रहे। बेटा देखो अगर कोई ना मास हो, जैसे ये है मेरे हाथ में आईपैड, इसको अगर धकेलूंगा तो बेटा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। पर अगर मान लो ये जैसे कपड़ा, इसका मास बहुत कम है, मैं कुछ फोर्स ही लगा पा रहा हूँ, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई कर पा रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूं अगर M1 M2 0 हो तो आंसर क्या आएगा, टेंशन क्या आएगी 0। तो M1 M2 0 का ये आंसर अब 0 आ रहा है 2 में, है ना, फर्स्ट में और फोर्थ में। अब सोच के देखो, अगर M1 M2 बराबर होंगे तो थोड़ी ना 0 आएगा, तो बेटा कुछ मास है तो इसको खींचना पड़ेगा। मैं इसको खींचूंगा और वो इंटर्न ये धागा पीछे वालों को खींचेगा। तो M1 M2 बराबर पे 0 नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर M1 M2 बराबर हो तो 0 नहीं बनना चाहिए, जो कि बन रहा है फोर्थ में, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1। पर अगर आपको लगे नहीं हम तो ईमानदार लोग हैं तो करें, तो F माइनस टी प्लस टी, और मान लो यहां पे टी डैश है, तो टोटल फोर्स क्या जाएगा F, क्योंकि F माइनस टी प्लस टी माइनस टी डैश प्लस टी डैश बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए, यहां से आगे एक्सेलरेशन। फिर इस पोर्शन के लिए लगा लीजिए T माइनस टी डैश प्लस टी डैश, टी हो गया टोटल फोर्स बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए की वैल्यू के F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आप यहां पे पुट कर लेंगे, बहुत ही इजी तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है ना, ये नीट 2018 में भी आया था बेटा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन है। तो पूछ रहे हैं कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या होता है कोल्ड वाला, है ना, जो कि क्या हो गया 273 बाई T1, परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100 कर देंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा 100 अपॉन 373। सोच के देखिए, ये अगर 400 होता तो आंसर आ जाता 25, है ना। ये अगर 400 होता तो आंसर आता 25, पर ये उससे कम है, तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा 26.8%। अब देखिए डायरेक्टली हो जा रहा है 100 बाय 400, तो बेटा 25 बन जाता है ना। अब बेटा उससे कम है तो बड़ा आएगा, 25 से बड़ा एक ही ऑप्शन है,
मतलब जो नीट के एक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पे है। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, He+ को, Li+ को हमने प्रोजेक्ट किया बेटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम आएगा, स्मॉलेस्ट सर्कल कौन ट्रेस करेगा, है ना। अब बेटा मास तो चार्ज सबका सेम है, कह रहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, He+ है, Li+ है, सब पे चार्ज तो बेटा E के बराबर ही है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम है। बेटा R जो होता है वो क्या होता है mv/qb, mv/qb, है ना। अब ये कैसे आया था बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसको v वेलोसिटी दे दी, तो बेटा जो फोर्स आएगा वो qvb आएगा, जिसको mv²/r के बराबर करेंगे। m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे जा रही है तो फोर्स mv²/r होगा। तो यहां से r के आगे mv/qb, mv/qb। बेटा बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसानी से हम कर पाए हैं। बेटा q और b सबके लिए सेम है ना, सबको सेम स्पीड से फेंका है, तो बेटा जिसका मास मिनिमम होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन का, है ना, उसका रेडियस सबसे कम आएगा। सबसे कम रेडियस किसका आएगा, जिसका मास सबसे कम है, क्योंकि बराबर स्पीड से फेंका है, चार्ज सबका बराबर है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं। तो बेटा क्या आएगा यहां पर निकल के, सबसे कम रेडियस किसका आएगा, जिसका मास सबसे कम है। आप सोच भी सकते हैं मास कम होगा तो वही फोर्स छोटा छोटा रेडियस आ जाएगा, है ना। आप सोचिए कोई अगर भाग के जा रहा है और मैं उसको खींचूं, एक भारी सा आदमी, तो बेटा हो सकता है मेरे को भी साथ में जाए, थोड़ा सा टर्न हो जाए, पर हल्का सा हो तो बेटा मैं छोटे से सर्कल में घुमा दूंगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसमें पूछा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है। एक सॉलिड सिलेंडर है, रोल करके आ रहा है। अब बेटा इंक्लाइंड से रोल करके आ रहा है, कहीं से भी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ IC⍵², हाफ mr²/2, सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ω², जो कि क्या बन जाएगा 1/4 mv²। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी सारे के सारे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे दो, हाफ mv²। और ये v² ही है, ये कट गया, ये कट गया, है ना, और हाफ भी काट दीजिए, तो आंसर क्या देगा 1:2। बहुत ही सिंपल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों हाफ IC⍵², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ IC⍵², है ना। और r बेटा वेलोसिटी हो गई सेंटर ऑफ मास की, और हाफ mv² होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से हम लोग कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें कह रहे 47 ± 4.7 किलो ओम आ रहा है ना। तो बताइए कि कलर कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 47 किलो ओम, पहली बात ±10% है, तो आखिरी तो सिल्वर ही होगा, है ना। अच्छा पहला क्या होगा बेटा, 4 के लिए क्या चाहिए, येलो। 7 के लिए क्या चाहिए, वॉयलेट। तो वॉयलेट, येलो, वॉयलेट, येलो, वॉयलेट के बाद 10 की पावर 3 चाहिए किलो ओम के लिए, तो वो उसके बाद आता है 10 की पावर 3 के लिए ऑरेंज। तो येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड देन सिल्वर, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज एंड देन सिल्वर। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग गेट गिव्स लो आउटपुट व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। बेटा एक लो हो तो लो आए ही, और दो लो हो तो भी लो आए, मतलब 2 0 पे भी 0 आए। बेटा ऐसा किस में आता है, एंड में। 0 0 भी 0 होता है, 0 1 भी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है, और 1 1 1 ही होता है खाली। तो एटलीस्ट मतलब अगर एक भी लो हो तो भी लो आए आउटपुट, ऐसा किस में होता है, एंड में। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कह रहे हैं जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। कॉपर की कंडक्टिविटी 4 टाइम्स है ब्रास के, यहां टेम्परेचर 80 है, यहां 0 है, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस होगा 1/k L/A, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ रॉड क्या है, 1/k L/A, थर्मल रेजिस्टेंस। तो बेटा 1/k L/A, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, कॉपर का 1/4k L/A। दैट इज इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 4R है, क्योंकि 1/4k कॉपर का जो रेजिस्टेंस आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुने, 1/4k L/A, और उसका आएगा 1/k L/A ब्रास का। दैट इज इसका 4 टाइम्स हो गया। ब्रास का जो आ रहा है बेटा वो 4 टाइम्स आ रहा है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस 4R है और इसका क्या है प्यारे बच्चों, R है ना। तो बेटा हमको मिल क्या जाएगा बेटा, यहां पर मैं कह सकता हूं जो हीट करंट आएगा, ये क्या है बेटा 4R, ये क्या है R, यहां क्या है टेम्परेचर 0, यहां टेम्परेचर क्या है 80, है ना। तो बेटा क्या बन जाएगा 80 - 0/4R, 80/4R, ये हो गया हीट करंट। और यहां का टेम्परेचर T मान लो, T - 0/R, वो हीट करंट। हीट करंट तो सेम ही है बेटा, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
या ए का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एक का रेजिस्टेंस, है ना। और ये टी कितना आ गया बेटा, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे r बाय 5r आना था, 80 बाय 5r। क्यों? क्योंकि बेटा r प्लस 4r है ना 5r, है ना बेटा। 80 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बेटा 4r प्लस r हो जाएगा 5r, है ना। तो बेटा 16 5 80, 16 विल बी द आंसर, 16 विल बी द आंसर। प्यारे बच्चों देखिए फ्रिक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं बेटा ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में। अगर बेटा ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, उसके लिए ए और मतलब बी जो ए पे फ्रिक्शन लगाएगा वो किधर को लगाएगा, द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा बी पे बताना है ए के कारण किधर को आएगा फ्रिक्शन, अगर ये इक्विलिब्रियम में। प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं मान लो किधर को भी है, मेरे को मतलब नहीं है, ये स्मूथ है, मान लो इसने इस पे ऊपर को लगाया तो ये इस पे नीचे को लगाएगा। टोटल फोर्स सिस्टम पे बेटा ऊपर नीचे मिला के क्या हो गया, जीरो। वेट तो है, ये फ्रिक्शनलेस है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता बेटा, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया। आप समझ लो कि हम हवा में हैं और हमने अपने हाथों से ऐसे पुश करना चालू कर दी, तो क्या हम हवा में स्टेशनरी रह पाएंगे? नहीं भैया, गिरेंगे नीचे धड़ाम से, है ना। तो बेटा ये क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? तो कह रहे हैं बताओ कि क्या फ्रिक्शन का डायरेक्शन मतलब ए बी पे फ्रिक्शन किधर को लगाए, है ना, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो बेटा सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पे है। देखिए यहां पर क्या है, ये करंट है I1 करंट है, ये I2 करंट लूप में। कह रहे हैं लूप विल मूव टुवर्ड्स द वायर, अवे फ्रॉम द वायर, है ना, इस तरीके के ऑप्शन है। या रिमेन स्टेशनरी है, या रोटेट करने लग जाएगी। प्यारे बच्चों देखो मेरी बात सुने ध्यान से, है ना। जब सेम डायरेक्शन बेटा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, यहाँ पे ज्यादा आएगी और यहाँ पे कम आएगी, और जितनी यहाँ पे आएगी उतनी यहाँ पे। तो बेटा इस अब जो इस पे फोर्स आएगा आई एल क्रॉस बी, एल इधर को है बी अंदर को है। आप ऐसे देखना चाहते हैं ऐसे देखिए, नहीं तो एल इधर को बी अंदर को, तो इस पे फोर्स आएगा और ज्यादा आएगा। इस पे फोर्स जो आएगा वो कम आएगा क्योंकि बी कम है, आई तो सेम है, लेंथ भी सेम है। और यहां पर फोर्स बेटा जैसे ऊपर को आएगा उतना ही नीचे को, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगी डिस्टेंस पे एक्स पे, वही यहां पे होगी। तो ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और बेटा सब एक ही प्लेन में है ना। और ऐसा भी नहीं है पैरेलल है और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हो, बेटा वो सेम लाइन के अलॉन्ग है, तो टॉर्क तो आने वाला ही नहीं है, टॉर्क तो आने वाला ही नहीं है। और अट्रैक्शन वाला फोर्स ज्यादा है, तो दैट इज लूप विल मूव टुवर्ड्स दी वायर, लूप विल मूव टुवर्ड्स दी वायर। क्योंकि बेटा टॉर्क वाली कोई कंडीशन ही नहीं। देखो मेरी बात सुने ध्यान से, बेटा टॉर्क तो तब आता है जब जैसे कोई बॉडी हो, है ना, एक इधर को फोर्स है एक इधर को है, मतलब पैरेलल फोर्स और बीच में कुछ डिस्टेंस हो, लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग। यहां तो बेटा जो सेम फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन, वो सेम लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं। हर एक छोटे पे आई डी एक्स बी और आई डी एक्स बी आएगा, हर एक छोटे छोटे पे आई डी एक्स बी आएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन सबकी सेम है, इसलिए कोई टॉर्क नहीं। आप सोचो आपके कोई कान ऐसे पकड़ के खींचे तो क्या आप घूमोगे? नहीं। अगर एक आगे को खींचे और दूसरा से पीछे को, तो क्या होगा? घूम जाएगी बॉडी, तो क्या होगा? बॉडी घूम जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इस पे डिपेंडेंट है। टॉर्क तो बेटा तभी जनरेट हो पाएगा जब कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो, एक एंड पे फोर्स इधर को आ रहा है दूसरे पे उधर को, मतलब फोर्स जो है वो अलग अलग लाइंस के अलॉन्ग, लाइंस अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम लाइन के अलॉन्ग आएगा तो टॉर्क नहीं आएगा, इस पे ज्यादा इस पे कम आ रहा है तो टॉर्क, फिर चलेगी बॉडी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? लूप विल मूव टुवर्ड्स दी वायर। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा देखिए ये अगला क्वेश्चन है, दो बार मैग्नेट्स हैं, है ना, और कह रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी, दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। तो बेटा m इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, m इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो बेटा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? mm का परपेंडिकुलर है m√2, है ना, क्या हो जाएगा? m√2, है ना, क्योंकि दो बेटा दो वेक्टर्स हैं 90 डिग्री पे बराबर मैग्नीट्यूड के, तो m√2। अब बेटा डी डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों मेरे को बतानी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। तो बेटा क्या होती है? 2km/r³, है ना। बेटा जैसे बेटा क्योंकि अभी एक्सियल पोजीशन हो गई ना, तो क्या होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड? 2km/r³। भले साउथ पोल इधर है नॉर्थ पोल इधर है, बेटा मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 2km/r³ होती है, भले इधर हो भले इधर, क्योंकि प्लस पोल स्ट्रेंथ के कारण ज्यादा होगी, नेगेटिव के कारण कम, तो नेट में उधर। और यहां पर नेगेटिव के कारण जो होगी वो ज्यादा होगी, प्लस के कारण अवे होगी और कम होगी तो भी इधर, मतलब डायरेक्शन सेम होता है। पर इक्वेटोरियल में क्या होता है बेटा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके कारण इधर को आएगी और इसके कारण प्यारे बच्चों इधर आएगी, तो नेट में इधर बन जाएगी। आई होप मैं आपको बता पाया हूं, है ना। अब बेटा यहां पर क्या है? 2km/r³, डायरेक्शन तो यही रहेगा 2। अच्छा k क्या होता है? μ0/4π, है ना। m
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, m√2 बाय आर क्यूब, मतलब डी क्यूब, जो भी डी डिस्टेंस है तो डी क्यूब, आई एम सॉरी, है ना। तो बेटा क्या देगा, 2√2m μ0/4 बाय डी क्यूब, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन था। यूज क्या हुआ बेटा, mm मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टोरियल एडिशन कर ली, m√2 आ गया, है ना। फिर बस कुछ करना ही है, उसके बाद क्या एक्सियल पोजीशन पे बताना है 2km/r³, 2km/r³। आई होप मैं आपको समझा पाया। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एलआर सर्किट है, ईएमआई का क्वेश्चन है। कह रहे हैं जैसे ही हमने कनेक्शन लगाया t=0 पे, कह रहे क्या चीज जीरो नहीं होगी, कह रहे कौन सी क्वांटिटी नॉन जीरो होगी जस्ट आफ्टर कनेक्शन इज मेड। तो बेटा करंट तो तुरंत जीरो होगा, एट t=0 इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट तो जीरो होता है ना, तो ये नहीं हो सकता। कह रहे एनर्जी इन द इंडक्टर हाफ Li², करंट जीरो है तो ये भी जीरो होगा। पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी वो होती है EI, है ना, ईएमएफ तो है लेकिन करंट जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, तो फिर यही आंसर होना चाहिए। वैसे भी आप कह सकते हैं टोटल जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसमें अगर ई आ रहा है तो इधर भी ई होना चाहिए, पर करंट जीरो तो इसमें तो जीरो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका मतलब इसमें ही ई डेवलप होगा। तो t=0 पे ईएमएफ इन इंडक्टर क्या होता है, बिल्कुल बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही होता है, तभी तो बेटा करंट जीरो हो पाता है, तभी तो करंट जीरो हो पाता है। अगला क्वेश्चन भी ईएमआई का ही है। अ रॉड AB मूव्स with a uniform velocity v in a uniform magnetic field as shown in figure, है ना। कह रहे rod will become electrically charged, rod A becomes and A becomes positively charged and B becomes positively charged, rod will become hot because of joule heating। बेटा करंट तो है नहीं, तो जूल हीटिंग वगैरह तो कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से जा रही है ना, और ये वाला एंड है A और ये एंड है B, तो बेटा QV क्रॉस B ऊपर को आएगा पॉजिटिव चार्ज पे, आप कह सकते हैं ऊपर को फोर्स आएगा, और नेगेटिव चार्ज पे नीचे को, तो बेटा A वाला एंड क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। A वाला एंड क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर रॉड को इधर लेके जा रहे बेटा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि रॉड नेट में बेटा चार्ज नहीं हो जाएगी, है ना, खाली चार्ज का सेपरेशन हो गया, तो चार्ज नहीं है रॉड, है नेट में न्यूट्रल ही, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है न्यूट्रल ही। न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस नहीं होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है अमाउंट में, है ना। तो ये चार्जलेस नहीं है, ये चार्ज नहीं कहेंगे रॉड, है ना, खाली एक एंड पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो और एंड ए कौन सा है यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज। QV क्रॉस B ऊपर को आएगा पॉजिटिव चार्ज पे, फोर्स आप कह सकते हैं ऊपर को आएगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करने वाला है। QV क्रॉस मतलब V क्रॉस B ऊपर पर माइनस QV क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन पे नीचे को फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे उतर जाएंगे, तो इसलिए ऊपर वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों EMI चैप्टर का है, देखिए ध्यान से, इसको घुमा रहे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। A और B में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, सेंटर की अबाउट घूम रही है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर V क्रॉस B किधर को आएगा, V क्रॉस B अंदर को, दैट इज कुछ इस तरीके का बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये भी इधर को जा रहा है पॉइंट, तो V क्रॉस B यहाँ पर भी अंदर को आएगा, तो बेटा यहाँ पर भी जो बैटरी बनेगी वो भी अंदर को बन जाएगी। बेटा इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेंटर और एंड में, वो आएगा हाफ BL/2 स्क्वायर ओमेगा, और बेटा वही यहाँ पर भी आएगा। बेटा जो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होता है वो तब होता है जब एंड के अबाउट घूम रही हो, तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है बेटा दोनों एंड्स के बीच में हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, तो हाफ BL/2 स्क्वायर ओमेगा दैट इज 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा, और इसमें भी 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा। आप समझ सकते हैं दोनों एंड से बेटा पॉजिटिव जो है वो बीच बीच में आ जाएगा, ठीक है। और तो A और B में पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा ज्यादा और फिर 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा कम, तो अगर यहाँ पर कुछ x पोटेंशियल है तो यहाँ पे x प्लस 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा और फिर माइनस 1/8 BL स्क्वायर ओमेगा। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ बेटा, ये रॉड है सेंटर के अबाउट घूम रही है, जब ऐसे जाएगी तो V क्रॉस B अंदर को आएगा, तो इसमें जो बैटरी बनेगी अंदर को बनेगी मुंह करती, और ये भी तो इधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B यहाँ पर भी बेटा प्यारे बच्चों किधर को आएगा, अंदर को, तो यहाँ पर भी बैटरी जो बनेगी अंदर मूव करती है, तो बेटा दोनों बराबर होंगी क्योंकि दोनों की रॉड की लेंथ क्या है, L/2 आधी आधी रॉड, तो जितना यहाँ पे बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे कुछ x है EMF, यहाँ पे x प्लस E हो जाएगा और फिर E कम वाला आ जाएगा यहाँ पे माइनस E, तो बेटा दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगले दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों AC पे हैं, कह रहे हैं कि कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का बिहेव करता है किसके लिए, DC के लिए, AC के लिए, दोनों के लिए या दोनों के लिए नहीं, तो बेटा वो DC के लिए। बेटा DC को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, क्यों बेटा, जब वो चार्ज हो जाएगा, आप सोचिए
है ना, तो बेटा करंट हो जाएगा जीरो। तो बेटा मैं कह सकता हूं ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन गया। क्या बन गया? इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी, नॉट फॉर एसी। क्यों? क्योंकि बेटा एसी थोड़ी देर के लिए चार्ज करता है, फिर वो डिस्चार्ज करने लग जाता है ना, फिर चार्ज करता है थोड़ी देर के लिए। तो बेटा उसमें क्या होता है? लगातार करंट चलता रहता है। आप जानते हैं कैपेसिटर तो बेटा पंखे में भी लगा होता है ना, तो क्या करंट नहीं आता है? आता है, तभी घूमता है वो, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात थी। अगला क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है इंडक्टर में, एसी में, है ना, एसी अगर सर्किट, एसी सर्किट है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है 5 मिली सेकेंड में। बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होती है हाफ LI स्क्वायर, और आई मान लो आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बेसिकली अब कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है एसी की, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर की, जब साइन स्क्वायर का जो बेटा फंक्शन होता है वो इस तरीके का होगा ना, एक्चुअली साइन तो इस तरीके का होता है ना। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये कह रहे हैं खाली मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब करंट मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, मतलब ये जो टाइम लगेगा ना, ये 1/4 ऑफ पूरा टाइम पीरियड है। जो एसी साइकिल का जो टाइम पीरियड है उसका 1/4। करंट जब मैक्सिमम से जीरो होगा तो बेटा एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम से बेसिकली मिनिमम हो जाएगी, है ना। क्योंकि बेटा करंट किसी भी डायरेक्शन में हो, हाफ LI स्क्वायर, तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है ना। तो बेटा करंट अगर 5 मिली सेकेंड में मैक्सिमम से जीरो हो रहा है, तो बेटा पूरी साइकिल का टाइम पीरियड का 20 मिली सेकेंड। और बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी? 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1/20 मिली सेकेंड। और मिली क्या होता है बेटा? 10 की पावर -3, है ना। 1/20 मिली सेकेंड, है ना। ये क्या है? 1000/20, है ना। तो 500/2, ये हो जाएगा 1000/20। ये जीरो को काटे गुस्से में आके 100/2 क्या हो जाएगा बेटा? 50। तो 50 हर्ट्ज। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर सोचो 5 मिली सेकेंड में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम से जीरो आ रही है। 5 मिली सेकेंड में जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, अगर प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम से आ रही है जीरो, है ना, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जीरो, क्योंकि हाफ LI स्क्वायर है, नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अब प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मैक्सिमम से हो रही है जीरो, मतलब आई की जो वैल्यू मैक्सिमम से जीरो आ रही है, तो मैक्सिमम से जीरो आने में जो टाइम होगा उसका 4 टाइम्स होगा टाइम पीरियड, उसका 4 टाइम्स होगा टाइम पीरियड, है ना। तो बेटा 20 मिली सेकेंड हो गया टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड होता फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टी सेकेंड में एक साइकिल, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल्स होंगी बेटा? 1/t, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, एक सेकंड में जो साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं एसी साइकिल की फ्रीक्वेंसी। एसी की फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार हो जा रही है। जैसे हम झापड़ लगा रहे हैं तो एक सेकंड में कितने लगा दी, है ना, 10 लगा दी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 10 थप्पड़ पर सेकंड, है ना। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ईएम वेव्स का है, आपका फेवरेट सबसे सस्ता क्वेश्चन बेटा यहां पर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है। देखिए खूबसूरत क्वेश्चन है, कह रहे हैं E0 B0 ओमेगा के में रिलेशन। तो बेटा E0 बाय B0 तो होता है C, है ना, E इक्वल टू BC, या E बाय B इक्वल टू C, तो E0 बाय B0 तो होता है C। और बेटा वेलोसिटी हम ईएम वेव की या किसी भी वेव की कैसे निकालते हैं? जो भी फेज होता है उसको जीरो कर देते हैं, जो भी फेज होता है उसको जीरो कर देते हैं। kx माइनस ओमेगा टी जीरो, kx इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। और फिर यहां से x बाय टी निकाल लेते हैं, वो आती है वेलोसिटी जो आ गई ओमेगा बाय के, जो क्या आ गई प्यारे बच्चों? ओमेगा बाय के, है ना। तो बेटा क्या मिल जाएगा? E0 k इज इक्वल टू B0 ओमेगा, E0 k इज इक्वल टू B0 ओमेगा विच इज इन ऑप्शन ए, E0 k इक्वल टू B0 ओमेगा। तो यूज क्या होना था? E बाय B इक्वल टू C, E बाय B इक्वल टू C, और kx माइनस ओमेगा टी, जो फेज होता है उसको जीरो कर दो, है ना, ax प्लस बीटी या ax माइनस बीटी टाइप का जो भी होता है उसको जीरो कर दो, और वहां से x बाई टी निकालो। kx माइनस ओमेगा टी को जीरो रखो, x बाई टी निकालो, वही वेलोसिटी होता है ना। या आप ये कह सकते हैं बेटा, ये देखो ओमेगा 2 पाई f है, v क्या है, k क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कट जाएगा, f लैम्डा होती है वेलोसिटी, है ना। ये जुगाड़ मैंने आपको बता रखा था क्लास में, है ना, कि बेटा जो भी फेज है ax प्लस बीटी या ax माइनस बीटी जीरो पुट करो, x बाई टी निकाल लो, वही वेलोसिटी होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए बेटा अगले दो क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे पूछ रहे हैं क्या फर्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर देन डबल। बेटा ये तो क्लास में हम याद करा देते हैं आपको, है ना, क्योंकि बेटा देखो जैसे मान लो मैंने आपको बता रखा है, ये देखो ये एच न्यू है ना, और ये फाई है,
तो एच न्यू माइनस फाइव होता है के मैक्स, है ना, ये के मैक्स आया। अब सोचो, अब मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो बेटा एनर्जी डबल हो गई, लेकिन फाइव तो वही कटना है, तो के मैक्स ही आ गया, पहले वाला डबल बार आ गया और ये उससे ज्यादा डबल से ज्यादा, है ना। और अगर आप चाहे मैथमेटिकली प्रूव करो तो एच न्यू माइनस फाइव होता है के मैक्स। अब टू एच न्यू माइनस फाइव, है ना, अब ये के मैक्स डैश आ गया। अब आप क्या करिए, माइनस फाइव प्लस फाइव दो बार कर दीजिए, तो यहां पे माइनस टू फाइव और प्लस फाइव ले लीजिए, तो ये पहले का डबल हो गया और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया, है ना। आप बेटा सोच भी सकते हैं ना बेटा, बेटा पहले भी जो कटौती होनी थी वर्क फंक्शन, मान लो 100 रुपीज आए, है ना, और जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी वो 30 रुपीज ही लेगी, कमाई जो मर्जी हो। अब 200 अगर आए तो बेटा 30 टैक्स जाएगा तो 170, तो पहले 70 कमाई हुई नेट में, अब क्या हुई 170, तो 70 से 70 के डबल से ज्यादा। आप समझ सकते हैं एच न्यू ये है, मान लो ये 5 है जो कटा, अब 2 एच न्यू हो गई, कटा 5, तो बेटा पहले के डबल से ज्यादा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहे नॉन क्रोमेटिक, नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसमें पूछा है अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, है ना, मीन वेवलेंथ पे, मैक्सिमम वेवलेंथ पे, मिनिमम वेवलेंथ। तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल सबको रोकना है, सबको रोकना है। ये एमिटर है जिसपे जाके, है ना, फोटोन लात मारे इलेक्ट्रॉन को, वो निकल रहे हैं, तो रोकना सबको है, तो जो सबसे तेज वाले इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकना पड़ेगा, दैट इज, तो किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा मिनिमम वाले पे, क्योंकि hc बाय लैम्डा होती है बेटा एनर्जी, तो जो मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसको रोक दिया तो सबको रोक दिया, hc बाय लैम्डा। बेटा लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम, और मैक्सिमम एनर्जी वाले ने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी, उसको रोक दिया, अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, सबको रोक दिया, तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, नॉन मोनोक्रोमेटिक है, तो बेटा किस पे अगर विबग्योर पूरा मतलब मान लीजिए है, तो वॉयलेट पे डिपेंड करेगा बेटा, है ना, वॉयलेट के बीच जो सबसे कम वेवलेंथ वाली होगी, तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, वो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रॉन की, और उसको रोक दिया तो सबको रोक दिया, तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द मिनिमम वेवलेंथ और द फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कभी कभी ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन में कि ईएम वेव इज गिवन बाय a1 sin ओमेगा 1t प्लस a2 sin ओमेगा 2t, है ना। अब ओमेगा को 2πf के बराबर करना होता है ना, और पूछ लेते हैं बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, f1 पे f2 पे, तो जो ज्यादा होगा उस पे डिपेंड करेगा, जो ज्यादा होगा उस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट है, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो बेटा किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो बताइए कौन सा एटम हो सकता है, क्या ये हाइड्रोजन हो सकता है, नहीं बेटा उसमें तो माइनस 13.6 होती है, तो बेटा खाली यूज यही करना है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट है, एन तो 1 हो गया, है ना, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करो, बेटा 13.6 इंटू 4, इसका मतलब ये क्या है He प्लस, क्यों, क्योंकि बेटा 13 4 जा 52.6 इंटू 4 2.4, तो माइनस 54.4 कब बनेगा जब Z2 है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या होगा He प्लस, क्या होगा प्यारे बच्चों He प्लस। अगला क्वेश्चन फिर से बेटा इसी चैप्टर पे है ना, क्वेश्चन बोहर्स मॉडल पे ही है, कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली, अब कह रहे हैं बताइए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आया, है ना। बेटा हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, हाइड्रोजन एटम है, क्या है हाइड्रोजन एटम, ठीक है भैया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, कहां पे है ग्राउंड स्टेट में, बेटा वैसे अगर आपको याद हो जो मिनिमम एनर्जी जो एक्साइटेशन की होती है वो 10.2 होती है, 1 से 2 जाने के लिए, पहली स्टेट में होती है माइनस 13.6, दूसरे के लिए होती है माइनस 3.4 अपॉन 2 स्क्वायर करते जाइए, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना, तीसरे के लिए अपॉन 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1.5, चौथे के लिए माइनस 0.85, इन दोनों में जो डिफरेंस है आप ध्यान से देखिए वो 10.2, तो अगर वो गया है तो 1 से सेकंड में गया, फर्स्ट से सेकंड में गया, और एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में क्या होता है NH/2π, तो बेटा जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों वो कितना निकल के आएगा 2h/2π माइनस h/2π, पहले ऑर्बिट में h/2π, दूसरे में 2h/2π, तो डिफरेंस क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम में, डिफरेंस आएगा h/2π, h क्या है बेटा 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और 2π क्या होता है 6.28,
तो बेटा 10 की पावर माइनस 34 टाइप का ये आंसर आएगा। और 6.6 अपॉन 6.28 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 34, दैट इज ऑप्शन ए। तो बेटा यूज क्या करा था, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली है, मन लगाइए माइनस 13.6 पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे की होती है माइनस 3.4 माइनस 1.5 माइनस 0.85। बेटा ये तो मैंने बोला था आपको याद भी होना चाहिए, है ना, नहीं तो कैलकुलेट कर लीजिए। अब 10.2 इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें तो और ज्यादा है, 12.1 है ना, 12.1 है। और उसके बाद कितना है ये 12.75 हो जाएगा 1 और 4 में। पर अपने को यूज यही होती है बेटा सबसे ज्यादा 10.2। कौन सी यूज होती है, 10.2। तो 10.2 का डिफरेंस है, और 10.2 से एनर्जी ली, मतलब फर्स्ट से सेकंड में गया, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, h/2π। क्या आएगा प्यारे बच्चों, h/2π, है ना। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2π 6.28, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 34। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों फिर से सेमीकंडक्टर्स का है आपके सामने, और यहां पर पीएन जंक्शन डायोड दे रखे हैं फॉरवर्ड बायस्ड में, और अगर फॉरवर्ड बायस्ड में है और रेजिस्टेंस ना गिवन हो तो क्या लेते हैं हम लोग, जीरो। तो प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, फटाक से ये हटाए जाए और जीरो रेजिस्टेंस बनाया जाए, जीरो रेजिस्टेंस बनाया जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये हो गया शॉर्ट सर्किटिंग, तो इसमें तो कोई करंट जाने का नहीं। I1 और I2 पूछे, इसमें तो कोई करंट जाने का नहीं क्योंकि इसकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई पड़ी है ना, तो इन दोनों में करंट नहीं हो, तो I1 तो पहली बात जीरो है, तो 0, समथिंग वाला आंसर होना चाहिए। और 0, समथिंग वाला तो या तो 0, ऑप्शन है या 0,5 मिली एम्पियर। तो ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि I2 जीरो नहीं हो सकता बेटा, ये तो करंट आएगा ये, और कितना आएगा 10/2000। और अगर नीचे किलो है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है बेटा, मिली, तो ये क्या बन जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो बेटा I2 हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, 10/2 5, क्योंकि किलो था नीचे, तो ऊपर जाके क्या बन जाता है 10 की पावर माइनस 3 5 मिली एम्पियर, है ना। और I1 क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो, क्योंकि इसकी तो शॉर्ट सर्किटिंग हुई पड़ी है। करंट कहेगा भैया हम यहां से नहीं जा रहे भैया, यहाँ बहुत खतरा है, रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा, है ना। तो बेटा जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उससे फटाक से करंट निकल जाता है, उससे फटाक से करंट निकल जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों एसएचएम का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं सेम मास के, एसएचएम कर रहे हैं, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 वाले से बंधा हुआ है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K2 वाले से बंधा हुआ है, और कह रहे हैं दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है। मैक्सिमम वेलोसिटी प्यारे बच्चों क्या होती है एसएचएम में, x होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और वेलोसिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो आती है a ओमेगा dx बाई dt, वेलोसिटी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। तो बेटा ये a ओमेगा आ रहा है, जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो a ओमेगा आ रही है, और ओमेगा क्या होता है बेटा, जब रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x। आई होप आपको याद होगा, ओमेगा निकालते थे अंडर रूट k बाय m। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट k बाय m, भूल गए हो इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया, है ना। ओमेगा होता है अंडर रूट k बाय m, तो a1 अंडर रूट k1 बाय m इज इक्वल टू a2 अंडर रूट k2 बाय m। कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2 है, मैक्सिमम रफ्तार बराबर है, तो a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2 कर दिया, है ना। a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, a1 बाय a2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट k2 बाय k1, अंडर रूट ऑफ k2 बाय k1। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a ओमेगा, kx रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रीस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा अंडर रूट k बाय m। तो बेटा अगर एक स्प्रिंग कांस्टेंट k1 से जुड़ा हुआ है, दूसरा k2 से जुड़ा हुआ है, तो a1 अंडर रूट k1 बाय m, है ना। और दूसरे के लिए बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a2 अंडर रूट k2 बाय m। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। देखिए प्यारे बच्चे फ्लूइड का क्वेश्चन है, पूछ रहे ए बी सी में से कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। बेटा पीए पीबी पीसी बेटा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक फ्लोट कर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेटा सोचो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं, अगर इधर प्रेशर ज्यादा होता तो ये इधर भागती, इधर से ज्यादा होता तो बेटा प्रेशर इंटू एरिया फोर्स दोनों तरफ से बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम में, तभी इक्विलिब्रियम में। तो बेटा तीनों जगह पे बेटा फोर्स क्या आएगा, बराबर आएगा। वैसे भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी शेप का कंटेनर हो जो h डेप्थ पे प्रेशर होता है वो Pa प्लस रो जी एच होता है, जो h डेप्थ पे प्रेशर होता है वो Pa प्लस रो जी एच होता है ना। तो बेटा यहाँ पे इसके आने से शेप ही तो चेंज हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बेटा h डेप्थ पे प्रेशर दोनों तीनों के तीनों बराबर डेप्थ पे है, तो तीनों पॉइंट पे प्रेशर तो बराबर ही होगा, तीनों पॉइंट पे प्रेशर तो बराबर ही होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का है, कह रहे हैं पीटी ग्राफ आइडियल गैस के लिए ऐसा आ रहा है, तो बताइए
पीटी ग्राफ आइडियल गैस के लिए ऐसा आ रहा है, तो पूछ रहे बताइए कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक वगैरह आपसे पूछ रखा है बेटा। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, PV इक्वल टू nRT, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब हुआ VNT, VNR सब कांस्टेंट है, NR तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, वॉल्यूम भी क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, कांस्टेंट। दैट इज प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये आइसोकोरिक। प्रोसेस कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, आइसोकोरिक। आई होप मैं आपको बता पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल था, है ना। बस ये ध्यान से देखिए बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर इसमें अगर अपने फंस जाते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स केवल रिवाइज करने हैं, है ना। पेपर नीट लेवल जब भी होगा तो बहुत ही सिंपल रहेगा, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों बेटा, N R V दोनों तीनों कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोकोरिक, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, आप कोशिश करिए, बस मेहनत करते रहिए, टाइम मिल गया है डेफिनेटली। अगर बेटा कंडीशन थी नाकामयाब होने की, तो आप पक्का कामयाब हो सकते हैं। समय का बस फायदा उठाना होगा, बस लगे रहना होगा, डट के काम करते रहना होगा बेटा। हम डेफिनेटली कामयाब हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास 2-2.5 महीने आ गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन कमजोर भी है तो उसको हम बिल्कुल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बस करना एक ही चीज है आपको, बस जुट के लग जाना है काम पे, डट के लग जाना है काम पे, और तब तक लगे रहना जब तक बेटा हम कामयाब हो ना जाए। आखिरी एक दिन तक, आखिरी 1 घंटे तक हमको बिल्कुल लगे रहना है, बढ़िया मेहनत करते रहनी है, और डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी बेटा। कामयाबी तो उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं बेटा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, केवल बैठना है डट के। सारे के सारे सॉल्यूशंस एफएसटीज के जितने हैं वो देखिए, एक एक करके बेटा रिवीजन वीडियोस देखिए, है ना, और बिल्कुल अपने आप को मजबूती से तैयार करिए, है ना। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।